नमस्कार। फिजिक्स लर्नर यूट्यूब पर आपका स्वागत है। क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज में आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है आइए देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है बहु आवेशों की उपस्थिति में कूलाम का नियम, या जिसको आप ऐसा भी कह सकते हो अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या है उस मैंने स्टेटमेंट को यहाँ लिखा है, तो मैं आपको अब डायग्राम से पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये भी आप ध्यान रखना, अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है? बहु आवेशों की उपस्थिति में कूलाम का नियम। यानी आपने कूलाम का नियम जब इनिशियल में पढ़ा था तब क्या देखा था कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है और उनके बीच में बल को आपने कैलकुलेट किया। अब मान लीजिए आपके पास कई सारे पॉइंट चार्जेज हो, जिसको हम कहेंगे मल्टीपल चार्जेज या बहु आवेश। तो उस स्थिति में कूलाम के बल को आप कैसे प्राप्त करोगे? उसको प्राप्त करने का जो प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का। और ये सिद्धांत क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिख दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार बोल देता हूं और फिर डायग्राम से आपको समझा देता हूं। मैंने क्या लिखा है? अनेक आवेशों, और वो भी कौन से? वो भी आपके स्रोत आवेश। यानी खूब सारे, अगर मान लीजिए आपके पास स्रोत आवेश है तो उसकी उपस्थिति में किसी आवेश को मैं क्या कह रहा हूं? परीक्षण आवेश। यानी मान लीजिए आपके पास Q1 Q2 Q3 इस प्रकार के खूब सारे स्रोत आवेश हैं और एक कैपिटल Q क्या है? परीक्षण आवेश है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अनेक स्रोत आवेशों की उपस्थिति में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। परिणामी बल क्यों? क्योंकि देखो कैपिटल Q पर Q1 के कारण भी लगेगा, Q2 के कारण भी लगेगा, Q3 के कारण भी लगेगा। जितने भी आपके पास स्रोत आवेश होंगे उन सभी के कारण बल लगेगा। तो उन सभी का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हम लिखेंगे कैसे? वो हम ऐसे लिखेंगे कि जो परिणामी बल होता है विभिन्न स्रोत आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंटली परीक्षण आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी मान लीजिए Q1 के कारण कैपिटल Q पर लगा F1, Q2 के कारण लगा F2, Q3 के कारण लगा F3। इन सबको जब आप वेक्टर रूप से ऐड कर दोगे तो वो जो एडिशन होगा या जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा? उस कैपिटल Q पर उस पूरे चार्ज सिस्टम जो Q1 Q2 Q3 इन आवेशों से मिलकर के बना है उसके कारण उस पर लगने वाला बल आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए डायग्राम को देखिएगा। क्वेश्चन मेरे पास इस तरह, ये मेरे पास है एक Q1, ये है Q2, ये है Q3। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरी हो गई एक तरह से, ये डिस्टेंस भी हो गई, ये मेरी एक डिस्टेंस ये हो गई। और यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल Q है। इस कैपिटल Q और इसके बीच की डिस्टेंस तो मैं क्या कहूँगा? R1 कहूँगा। इसके बीच की डिस्टेंस तो मैं क्या कहूँगा? R2 कहूँगा। इसके बीच की डिस्टेंस इसको मैं क्या कहूँगा? R3 कहूँगा। कुछ ऐसी है। मैंने 3 चार्ज ले लिया, आप 4 5 6 7 चाहो जितने ले सकते हो। इन जनरल मैं कह देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई n चार्जेज है, n चार्जेज, जहाँ n का मान क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, चाहे जितने आप ले सकते हो। n चार्जेज है तो इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया? ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? हमने क्या लिखा है? अनेक आवेशों, और आवेश भी कौन से? स्रोत आवेश। तो Q1 Q2 Q3 Qn, ये सारे के सारे क्या? स्रोत आवेश है। उपस्थिति में ये रहे, उपस्थिति में किसी परीक्षण आवेश, ये रहा कैपिटल Q आपका परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। तो अब हम परिणामी बल निकालेंगे। ये कैपिटल F, ये कैपिटल F आपका क्या होगा? परिणामी बल। वो परिणामी बल आएगा कैसे? वो ऐसे आएगा कि विभिन्न स्रोत आवेशों के द्वारा, यानी Q1 Q2 Q3 के द्वारा स्वतंत्र रूप से इस पर जो बल लगेगा उनको पहले आप निकालिए और फिर उनको आप वेक्टर रूप से क्या कर दीजिए। अब हम एक एक करके देखो निकालते। सपोज कीजिए इस Q1 के कारण कैपिटल Q पर जो बल लगेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं Q1 के कारण कैपिटल Q पर लगने वाला बल। तो आप कैसे लिखोगे? आपको पता है, उसको मैं लिखूंगा F1 लिख देता हूं, वेक्टर लगाता हूं तो ये K, ये Q1, ये कैपिटल Q, डिस्टेंस होगी R1 स्क्वायर और ये R1, ये लिखा जाता है। उसी प्रकार से मैं सीधा लिख देता हूं Q2 के कारण, Q2 के कारण क्या हो जाएगा मुझे बताओ? Q2 के कारण हो जाएगा F2 K Q2 कैपिटल Q R2 स्क्वायर। उसी प्रकार से Q3 के कारण, Q4 के कारण और Qn के कारण आप लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या आ गए?
सभी स्रोत आवेशों के कारण कैपिटल क्यू पर लगने वाले अलग अलग बल आ गए। यही मैंने लिखा है, देखो विभिन्न स्रोत आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से परीक्षण आवेश पर कार्यरत कूलाम बल आ गए। इनको अब आप क्या करोगे, वेक्टर रूप से ऐड कर दोगे, F1 F2 F3। वो जो वेक्टर रूप से आप ऐड करोगे वही क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू पर लगने वाला परिणामी बल आ जाए। तो मैं लिख देता हूं, देखो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे कैपिटल एफ लिखना हो परिणामी बल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 इस प्रकार से जहां तक वो चल रहा है, मैंने Fn कह दिया तो Fn। ठीक है, तो बस अब मान लिख दीजिए, देखो F1 का मान क्या है, K Q1 कैपिटल Q R स्क्वायर R1 के, F2 क्या है, K Q2 Q R2 स्क्वायर R2 कैप। इसी प्रकार से F3 भी आप लिख सकते हो, मैं Fn लिख देता हूँ एक बार, वो हो जाएगा K, N का मतलब ये हो गया Qn, ये कैपिटल Q, ये डिस्टेंस हो गई Rn स्क्वायर और ये, क्लियर है, ये आपके आ गया रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से अगर लिखना चाहूँ, देखो यहाँ K और Q तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, आपके अंदर बचा Q1 R1 स्क्वायर कैप Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप Qn, और ये आपकी किसका मान आ गया, परीक्षण आवेश पर इन सभी स्रोत आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल का मान है। लास्ट सिंप्लीफिकेशन इसका, तो मैं समेशन के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ए टू समेशन आई इज इक्वल 1 to n आई आर आई स्क्वायर आर आई के। समेशन आपको ओपन करना आता है ना, आई इज इक्वल टू 1 to n, तो आई का मान पहले 1 रखोगे तो क्या होगा, Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप, तो ये रहा Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप। फिर आई का मान 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप, Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप। इसी प्रकार से आप 3 रखोगे, 4 रखोगे और n रखोगे तो क्या हो जाएगा, Qn Rn स्क्वायर Rn कैप, Qn Rn। प्रकार से इसको आप समराइज करके लिख सकते हो। ये मेरे पास मान आ गया किसका, परिणामी बल का मान, और यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है, तो वो जो स्टेटमेंट मैंने आपके लिखा था, ठीक है, वो स्टेटमेंट को मैंने पूरा आपको ध्यान से पूरा डायग्राम बना करके समझा दिया है। और इसमें हमने वो कॉन्सेप्ट काम में लिया है जो हमने कूलाम बल की प्रकृति समझी थी, क्या कि अनेक स्रोत आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर बल लग रहा है, वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से क्या रहता है, अप्रभावित। यहाँ पर जब हमने F1 निकाला, F2 निकाला, तो वो केवल F1 और F2 जैसे Q1 और कैपिटल Q को मानते हुए निकाला। जब हमने F1 निकाला तो हमने ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया कि उस पर Q2 का क्या प्रभाव पड़ रहा है, Q3 का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि Q1 और कैपिटल Q के बीच में जो बल है वो Q2 Q3 की उपस्थिति क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे जब आप, तो उस समय अध्यारोपण का सिद्धांत इस तरह से बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम लोग ये जो थ्योरी की सीरीज चल रही है, इस सीरीज को जब हम कंप्लीट करेंगे तो फिर जो भी रिलेटेड टॉपिक है उनकी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। और वहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश हम ये करेंगे उन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को हम लाइव सेशन के रूप में ही, इन सबको आप रिकॉर्डेड रूप में आराम से नोट कर लीजिए, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को हम क्या कर लेंगे लाइव सेशन में, ताकि चीजें एकदम इंटरेक्टिव मोड में हम चीजों को कर सके। तो ये था हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब एक दो बातें और है, उसको भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि किसी आवेश के संतुलन में होने के लिए आवश्यक है कि उस पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल शून्य, अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस ये पॉइंट, और इसके आगे एक पॉइंट और है, उन दोनों पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। क्या है इसको समझिए। देखो मान लीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेज, आवेशों का एक निकाय है। तो ये कह रहा है कि किसी आवेश के संतुलन में होने के लिए आवश्यक है कि उस पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल शून्य हो। मान लीजिए मैंने Q1 की बात की, किसकी बात की, Q1 की, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि Q1 जो है वो संतुलन की स्थिति में, संतुलन का मतलब हो गया बैलेंस्ड पोजीशन। बैलेंस्ड पोजीशन का क्या मतलब है,
अब आपको देखो पता है कि Q1 जो है उस Q1 पर Q2 के कारण भी बल लग रहा है, Q3 के कारण भी लग रहा है, Q4 के कारण भी लग रहा है, और उसकी दिशा अलग अलग होगी। देखो जैसे मान लो Q4 की दिशा देखना चाहो तो वो दिशा हो जाएगी ऐसी, Q2 की दिशा हो जाएगी ऐसी, Q3 की दिशा हो जाएगी ऐसी, या जो भी इनकी प्रकृति हो, प्लस माइनस छोड़ो आप, तो कुछ ना कुछ दिशा होगी। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो अगर ये बैलेंस पोजीशन में रहे, बैलेंस पोजीशन मतलब जहां है वहीं रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आप इस Q1 पर Q2, Q3, Q4 इन सब के कारण बल निकालिए, उन सबको जोड़िए और वो जोड़ क्या आनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज है, आप अपने खुद के एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि मान लीजिए 7-8 लोगों के ग्रुप है, किसी एक व्यक्ति को बीच में खड़ा करके आप खींच रहा है, कोई एक इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। जनरली तो क्या होगा कि जिस दिशा में बल का मान ज्यादा होगा वो व्यक्ति उधर की तरफ खींचा चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए बल इस प्रकार से लग रहा है कि मान लीजिए इधर ज्यादा खींच रहा है, तो एक जना इधर और एक जना इधर इस प्रकार से खींच रहा है कि ये जो बल इधर लग रहा है उसको क्या कर रहा है? काउंटर कर रहा है। तो वो व्यक्ति क्या रहेगा? अपनी जगह पर स्थिर। वो कि वो आवेशों के संदर्भ में बात है कि किसी आवेश के संतुलन में कोई भी, ये तो मैंने Q1 की बात की, आप Q2 की कर लीजिए, Q3, Q4 किसी की भी कर लीजिए, अगर वो संतुलन में है तो आप उसको बताओगे कैसे? मैंने मान लो कोई सिस्टम दे दिया इस तरह का और कह दिया कि Q1 संतुलन में है, सिद्ध कीजिए। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, इस Q1 पर Q2, Q3, Q4 इन सब के कारण क्या निकालना है? बल निकालना है। और बल तो निकालने का फॉर्मूला किससे आपको पता है? कूलाम के नियम से। तो आप बल निकालिए, उनको वेक्टर रूप से जोड़िए और देखिए अगर वो जीरो आ रहा है तो निश्चित रूप से ये Q1 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से आपके सॉल्व क्लियर हो गया। यहां पर मैंने बात की है केवल एक आवेश की। किसकी बात की? केवल एक आवेश की। अब अगला स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है कि किसी आवेश निकाय के संतुलन में होने के लिए आवश्यक है कि सभी आवेशों पर परिणामी बल शून्य। इसको भी आप डायग्राम से समझिए। मान लीजिए मेरे पास ये Q1, Q2, Q3, Q4 ये चारों मिलकर के एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बना रहे हैं। तो पहले तो मैंने बात की कि किसी एक आवेश के संतुलन के लिए क्या हमने चेक किया कि उस पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। अब मैंने कह दिया कि जो पूरा सिस्टम है Q1, Q2, Q3, Q4 से मिलकर बना है, ये पूरा का पूरा बैलेंस रहना चाहिए। पूरा का पूरा बैलेंस रहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए Q1 पर भी अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, Q2 पर भी ये सब मिलकर लगा रहे हैं, Q3 पर भी ये लगा रहे हैं, Q4 पर भी ये लगा रहे हैं। तो कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरा सिस्टम या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर किधर जाएगा, और किधर जाएगा? जिधर बल का प्रभाव ज्यादा होगा। फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम कहीं नहीं जाए, ये सिस्टम जहां है वहीं रहे। अब देखो खूब सारे बल लग रहे हैं, उन बलों के बावजूद भी अगर सिस्टम वहीं रहे तो उस स्थिति को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। तो वो अवस्था हम प्राप्त कैसे करेंगे? वो अवस्था हम इस स्टेटमेंट से प्राप्त करेंगे कि अगर पूरा सिस्टम ही आपका बैलेंस पोजीशन में है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आप पहले चेक कीजिए कि Q1 पर इन तीनों के कारण परिणामी बल चेक कीजिए, फिर Q2 पर इन तीनों के कारण कीजिए, फिर Q3 पर इनके कारण और Q4 पर इनके कारण, और उन सभी को आप चेक कीजिए और देखिए अगर उन सभी के कारण परिणामी बल का मान जीरो आ रहा है तभी आपका ये पूरा सिस्टम जो है वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो बिल्कुल आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो। मान लीजिए कि Q1, Q2, Q3 पर तो जीरो आ रहा है लेकिन Q4 पर जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि Q4 की दिशा में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बल का मान या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो उसकी तरफ चला जाएगा, कम होगा तो उसके विपरीत दिशा में चला जाएगा। लेकिन सिस्टम तो आपका क्या रहेगा? बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस रहने के लिए तो क्या जरूरी है? जितने भी प्रकार के बल लग रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इस प्रकार से होने चाहिए कि उनका रिजल्टेंट वो आए। दो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, ये दोनों स्टेटमेंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये दोनों स्टेटमेंट बहुत काम आएंगे। पहला स्टेटमेंट केवल आवेश के लिए, दूसरा स्टेटमेंट पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के आएंगे ताकि इस यूनिट में हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते चले। आप लोग अब आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं, तो आप एक एक करके बहुत छोटे छोटे वीडियोस मिल रहे हैं, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 15-20 मिनट के वीडियो हैं, अब आधा घंटा भी पढ़ने बैठेंगे तो पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। और देखते देखते अगर आपने इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया तो आप मान के चलिए आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में तो वैसे भी कुछ नहीं जाना है, और कंपटीशन एग्जाम विशेषकर नीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये लगभग सभी क्वेश्चन आपको इस लेक्चर सीरीज से मिल जाएंगे। तो आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए। थैंक यू।